Hello and welcome to my channel. So in this video I will explain about Environmental Protection Act 1986. In my previous video I already explained about Wildlife Protection Act 1972. तो इसमें देखेंगे कि ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो वाइल्ड लाइफ को लेके डेडिकेटेड है, बट जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो बेसिकली किसको लेके डेडिकेटेड है, पॉल्यूशन को लेके। डिफरेंट काइंड्स के पॉल्यूशन हम इसके अंडर स्टडी करेंगे और इसके क्या क्या फीचर्स हैं और इसका जो बैकग्राउंड क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट का, ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे और एट लास्ट हम देखेंगे इस एक्ट के ड्रॉबैक क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। हमको पता है कि सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके किस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, तो यूनाइटेड नेशन ने एक ऑर्गेनाइज कराई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1972। तो उसी के बाद जो अदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने लोकल लेवल पे अपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किए थे बहुत सारे लॉज एंड एक्ट। सो ये तो इस पर्टिकुलर एक्ट का हम ओरिजिन देखेंगे और क्या बैकग्राउंड, क्या मोस्ट रिसेंट रीज़न रहे थे उस टाइम पे, तो देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले देखेंगे कि बेसिकली स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस है वो क्या डिस्कस हुआ था वहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, स्टॉकहोम में 1972 में। तो इसका जो बेसिक जो मीन्स क्या था, टू प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी एंड प्रमोट नेचुरल इन्वायरमेंट विद द थीम ऑफ ओनली वन अर्थ। तो इसमें सबसे पहले ओनली वन अर्थ मीन्स वन अर्थ का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल पे इन रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। और अराउंड 122 कंट्रीज़ ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। अगर बात इंडिया की करें तो इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। तो उसके बाद देखेंगे कि ये अभी क्या है कि अभी लास्ट ईयर 2022 में स्टॉकहोम +20 हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड वाइड लेवल पे विद द थीम ऑफ ए हेल्दी प्लेनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अपॉर्चुनिटी। और इसके जो बेसिक जो दो एजेंडा रहे थे, तो सबसे पहले क्या था कि टू शेयर एक्सपीरियंस एंड इनिशिएटिव फॉर प्रोटेक्ट द प्लेनेट। मीन्स जो भी हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, मीन्स सभी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेके आगे आए थे और उन्होंने बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव ट्राई किए थे और उससे अदर कंट्री क्या सीख सकती है, तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे डिस्कशन हुए थे। अगर बात करें सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंडा रहा था कि कैसे हम रिकवरी कर सकते हैं कोविड-19 से, तो सस्टेनेबल रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक। अब हमने बात की स्टॉकहोम 50 और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की, तो इसके बाद देखेंगे बेसिकली स्टॉकहोम लोकेटेड कहाँ पे है वर्ल्ड मैप पे। तो इसमें देखेंगे ये कहाँ पे है, नॉर्थ यूरोप का पार्ट है। अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टॉकहोम, बट एक स्टॉकहोम एक जगह का नाम है, और ये किसकी कैपिटल है, स्वीडन की। तो इस स्कैंडिनेवियन कंट्री का पार्ट है स्वीडन, और उसमें हम कितने कंट्रीज़ हैं, 3 कंट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, नॉर्वे। तो नॉर्वे ये वाला कंट्री है, और ये वाला कौन सा है, स्वीडन, और ये फिनलैंड है। अगर बात करें इनकी कैपिटल की, तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी, एंड फिनलैंड की क्या है, हेलसिंकी। अगर बात करें ये वाटर सिस्टम है, ये कौन सा सी है, बाल्टिक सी, और ये कौन सी गल्फ है, गल्फ ऑफ बोथनिया, और ये गल्फ ऑफ रीगा है। तो ये इसकी ज्योग्राफी हुई। अब इसके बाद देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एक्ट का मोस्ट रिसेंट रीज़न क्या रहा था। तो वो था भोपाल गैस ट्रेजिडी। वो कब हुई थी, December 3, 1984। उसमें क्या हुआ था कि एक गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, और ये कहाँ से लीक हुई थी, एक पेस्टिसाइड प्लांट से। और इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, मींस बहुत ज़्यादा डरावने रहे थे, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स का बहुत मास लेवल पे डेथ हुई थी, और अराउंड 10,000 के आसपास लोगों की, मींस बहुत ज़्यादा इंजरी ज़्यादा हुई थी, डेथ 5 to 6,000 के आसपास हुई थी। तो इसके बाद गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी कि कोई ऐसा
लॉ लेके आए जो ताकि जो भी सारे पॉल्यूशंस को लेके एक मीन्स एक सेंट्रलाइज लॉ लेके आने की बात हुई। और इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या नया एक्ट बनाया 1986 का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो इसमें इसके बाद देखेंगे कि क्या क्या इसके फीचर हैं। फीचर से पहले हम देखेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या क्या है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो एक सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 253। ये क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द इंटरनेशनल जो भी हमारे लॉ रहेंगे उनको इनेक्ट करता है कहाँ पे, किसी कंट्री के किसी पर्टिकुलर पार्ट में या ओवरऑल कंट्री की, मीन्स पान इंडिया अगर हम बात करें किसी लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो किस एक्ट के किस आर्टिकल के अंडर होगा, आर्टिकल 253। अब आर्टिकल 253 क्या एक्सप्लेन करता है, लेजिस्लेशन फॉर गिविंग लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। मीन्स इसमें क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है किसी भी जो भी इंटरनेशनल हम कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, ट्रीटी होती है या एग्रीमेंट होते हैं, कन्वेंशन होते हैं, उसको अगर इम्प्लीमेंट करना हो किसी भी कंट्री के पार्ट में, मींस पान इंडिया का मीन क्या है, प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। मींस कोई भी अगर इम्पैक्ट अगर इफेक्ट उस एग्जीक्यूट करना है तो उसको पूरे इंडिया में अगर उसको अप्लाई करना हो तो इसको क्या बोलेंगे, पान इंडिया इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके बाद देखेंगे कि ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती बिकॉज ऑफ कि इससे क्या होगा कि बहुत सारे इशू हो सकते हैं। तो ये किसके पास, पार्लियामेंट के पास सिर्फ पावर है। इसके बाद देखेंगे कि इसमें और कहाँ कहाँ मेंशन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी मींस प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है आर्टिकल 21 में, क्योंकि वो किसकी बात करता है, राइट टू लाइफ की। और राइट टू लाइफ इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड करता है, और बिकॉज राइट टू लाइफ इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो आर फंडामेंटल राइट। तो उसके बाद डीपीएसपी में कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 48A। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसके बाद हमने देखा फंडामेंटल राइट्स की बात की, डीपीएसपी की बात की। अब इसमें सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देखें तो ये कहाँ पे मेंशन्ड है, आर्टिकल 51A का क्लॉज जी। और ये किसकी बात करता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कॉम्पेशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। तो ये यहाँ तक हमने देखा कि इसके क्या क्या रीज़न रहे, एक मोस्ट रिसेंट रीज़न क्या था और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करेंगे कि इसके मेन फीचर क्या क्या हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये किसको, ऑलरेडी जब स्टार्टिंग में ही बताया था किसको डेडिकेटेड है, पॉल्यूशन को। तो ये क्या है, इफेक्टिव एंड बोल्ड मेजर टू फाइट द पॉल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। एंड सेकंड वन इज़ द, इसमें क्या है कि सारी पावर आपको देखेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो इसमें हम ज़्यादा जो भी पावर्स हैं वो उनको देखेंगे वन बाई वन कि गवर्नमेंट किस तरह से रेगुलेट करती है इस पर्टिकुलर एक्ट को। तो सबसे पहली पावर क्या है कि कोई भी अगर प्लान होगा या उसका एग्जीक्यूशन होगा नेशन वाइड, तो उसको कौन रेगुलेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़। मींस लोकल, नॉट लोकल, मींस बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक सीपीसीबी, स्टेट सीपीसी, जो भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल पे वर्क करते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, तो उसके साथ एग्जीक्यूट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर रखते हुए चीज़ों को। उसके बाद देखेंगे कि स्टैंडर्ड में जो भी स्टैंडर्ड हैं उनको सेट करना किसके लिए, एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। मींस कोई भी इंडस्ट्री है उसके लिए एमिशन के और डिस्चार्ज के जो भी स्टैंडर्ड हैं वो कौन सेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे पर्टिकुलर
कि सल्फ़र के हम इतना लेवल का एमिशन कर सकते हैं, या इतने लेवल के हम वाटर जो भी डिस्चार्ज होते हैं, वाटर रिलेटेड पॉल्यूटेंट्स हैं, उन सब की एक लिमिट होती है। और वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड जो सेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन उसके बाद देखते हैं कि ये अपॉइंट कर सकती है ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो कोई भी अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए कोई भी ऑफिसर को वो अपॉइंट कर सकती है इंस्पेक्शन के लिए या रेगुलेशन के लिए। इस इन्वायरमेंटल रिलेटेड कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन है उसमें, या उसके इंस्पेक्शन के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए। तो ये किसके पास होती है पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसका नेक्स्ट फीचर देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। अब यहाँ पे एनालिस्ट का मीन क्या है कि जो भी अगर कोई भी सैंपल आएगा उसको एनालिसिस करना कि इसमें कोई करप्शन तो नहीं है, बिकॉज इसमें सैंपल्स कहाँ आते हैं? इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज में। तो अगर वहाँ पे कोई इनका कंपनी और लैब का कोई कोलाब्रेशन तो नहीं चल रहा है नेगेटिव वे में, तो वो सब चेक करने के लिए एक एनालिस्ट होता है। वो वहाँ के जो सैंपल होते हैं, मीन्स रिलेटेड टू वाटर, एयर एंड सॉइल, वो किसी भी सैंपल को एनालिसिस कर सकता है एनालिस्ट। तो ये वर्क होता है एनालिस्ट का। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट फीचर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट होता है क्लोज करने का, या उसको किसी भी कंपनी को क्लोजर का, प्रोहिबिशन का, रेगुलेशन का, किसी भी इंडस्ट्री के ऑपरेशन और प्रोसेसेस का। मीन्स अगर कोई भी इंडस्ट्री वायलेट कर रही है एमिशन स्टैंडर्ड को, या डिस्चार्ज पॉल्यूटेंट्स के एमिशन को, या तो उस पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बंद कर सकती है या उसके प्रोसेस को रेगुलेट कर सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी पावर किसके साथ होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद देखेंगे कि ये और क्या क्या कर सकते हैं, कि स्टॉपेज ऑफ रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और एनी अदर सर्विसेज, उसको क्या कर सकती है? बंद कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल उसका वॉयलेशन कर रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का। देन उसके बाद देखते हैं कि हमने देखा था कि रेस्ट्रिक्शन ऑन पॉल्यूटेंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज। तो यहाँ पे क्या है कि आपने देखा होगा कि अगर बात करें ताज ट्रेपेजियम की, उसमें क्या है, बहुत वहाँ जो भी हमारा मॉन्यूमेंट्स है ताजमहल, उसमें क्या है कि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स SO2 NO2 उसको हार्म कर रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या है कि एक ताज ट्रेपेजियम बनाया है। मीन्स उसके आसपास कोई इंडस्ट्री वो एमिट ना करे, तो उस जोन को ही इंडस्ट्री फ्री कर दिया है, ताकि मॉन्यूमेंट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो ये पावर भी किसके साथ है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसके बाद देखते हैं कि कंपाइलेंस विद प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। मींस जो भी चीज़ें रहेंगी एक प्रोसेस के थ्रू रहेंगी, एक अंडर द लॉ रहेंगी। मींस कोई भी उनको वायलेट नहीं करेगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनवायरमेंटल अथॉरिटीज़, सॉरी लेबोरेटरीज। इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही एस्टेब्लिश करेगी, कोई लोकल लेबोरेटरीज पे वर्क नहीं करेगी इस एक्ट के अंडर। और जो भी पॉल्यूटेंट्स रहेंगे उसका इसमें क्या करा जाता है? एनालिसिस करा जाता है। तो ये पावर भी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसमें आपको सारी ज़्यादातर पावर किसके पास मिलेंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलेंगी। बट उसके एग्जीक्यूशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट की भी हेल्प लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देखते हैं कि इसमें पेनल्टीज़ फॉर ऑफेंसेस क्या क्या हैं। तो इसमें क्या है कि 5 ईयर की आपको प्रिजन हो सकती है, और अप टू 1 लाख क्या हो सकता है? फाइन। और ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं। ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इसमें क्या है कि जो भी ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई या इंडिविजुअल हो या कंपनी हो या कोई बड़ा ऑफिसर हो, सब पे इक्वली पनिशमेंट किया जाएगा। और जो भी प्रोसीजर होगी वॉयलेशन के लिए, वो सब पे इक्वल रहेगी। किसी को इसमें से कोई वो नहीं दिया जाएगा कि पर्टिकुलर के लिए ज़्यादा है या पर्टिकुलर के लिए कम है, सबके लिए इक्वल है। और इसके बाद देखेंगे कि दिस एक्ट डिबार द सिविल कोड फ्रॉम एनी जुरिडिक्शन। मीन्स इसमें क्या है कि पनिशमेंट और फाइन की सारी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सिविल कोर्ट के पास इस तरह का कोई राइट नहीं है इस एक्ट के अकॉर्डिंग।
यहाँ तक हमने इसके फीचर्स डिस्कस किए। आपने देखा होगा जितने भी हमने फीचर डिस्कस किए उसमें हर जगह क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई स्पेसिफिक राइट नहीं है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसमें 3 मेजर ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ दिस एक्ट। तो इसमें क्या है कि जो जितना भी लेजिस्लेशन है इस एक्ट को लेकर वो किसके पास पावर है, सारी सेंटर के पास पावर है, इसमें कोई स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। तो एक इसका ये नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज इसमें क्या है अगर कोई भी हमें लॉ हो या कोई भी एक्ट हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ग्राउंड लेवल से बॉटम अप अप्रोच पे वर्क करेंगे तो ज़्यादा जल्दी वो इफ़ेक्टिव वे में सामने आएगा। बट इसमें क्या है कि ट्रिकल डाउन एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है ये अभी भी। और लोकल जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके पास कोई पावर नहीं है। दूसरा अगर नेगेटिव पॉइंट देखें, इसमें कोई सिटीज़न का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इससे क्या है कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे कि आप अवेयरनेस रेज नहीं कर सकते, ना एम्पैथी आप क्रिएट मतलब लेके आ सकते हो सिटीजन्स में, ना उनमें कोई कंपैशन होगा उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। देन थर्ड वन इज़ कि ये सारे इनकम्प्लीट कवरेज है किसका, पॉल्यूटेंट्स का। तो पॉल्यूटेंट्स का अब जो मॉडर्न जो भी हमारे मॉडर्न सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, लाइक नॉइस पॉल्यूशन हुआ, या इसके बाद हुआ कि ओवरबर्डन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ, रेडिएशन वेव्स के थ्रू जो भी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से डिट्योरेट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, उन सब का इसमें कोई उनको प्लेस नहीं दिया गया है। बट ये क्या है कि ये रिसेंट मोस्ट डेंजरस सोर्स हैं किसके, पॉल्यूशन के, बट इनको इस एक्ट में कोई प्लेस नहीं दी गई है। तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। और इसके पहले हमने देखी क्या क्या फ़ीचर हैं कि एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है एक तरह से, बिकॉज इसमें क्या है कि बहुत सारे एक्ट हैं वो इसके अंडर ही वर्क करते हैं, लाइक वाटर एक्ट हुआ, एयर एक्ट हुआ, या उसके बाद भी जो भी लॉ बने हैं वो सब इसके अंडर वर्क करते हैं, जैसे एनजीटी ये सब। बट इसमें क्या है कि कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हमने डिस्कस किए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस किए। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।